नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। आइए फिर से जो है हम लोग स्वतंत्रता की जिस अवधारणा पर चर्चा कर रहे थे उसकी चर्चा को हम लोग जारी रखे हुए हैं। और इसमें हम लोग रूसो के विचारों पर जो है चर्चा करेंगे। तो जहां से रूसो ने शुरू किया है वहां से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस मुद्दे पर रूसो के विचार क्या हैं। रूसो के विचार लेने से पहले स्क्रीन तो शेयर कर देनी चाहिए ना। स्क्रीन, दैट्स फाइन। ठीक है, सो आई थिंक दैट एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ सही ढंग से नजर आ रहा है। ओके, सो आई गॉट द मैसेज। चलिए, हम लोग रूसो की जो है बात से जो है शुरू करने वाले थे कि यहाँ पर जो है वह किस तरह से बात करते हैं। तो रूसो स्वतंत्रता की अवधारणा पर हम लोग रूसो से शुरू करने वाले हैं। हालांकि पिछली बार भी थोड़ी बात हुई थी, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से क्लासेस जो है लंबे समय तक नहीं हो पाई थी। तो वी विल कंटिन्यू स्वतंत्रता की अवधारणा। और स्वतंत्रता की जब अवधारणा पर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम रूसो के हिसाब से जो है इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो रूसो अगर कहा जाए तो ये क्या करते थे, ये स्वतंत्रता को सामूहिक लक्ष्य, एक सामूहिक लक्ष्य मानते हैं, सामूहिक लक्ष्य के रूप में मानते हैं। सामूहिक लक्ष्य के रूप में मानते हैं। और इनका यह भी मानना है कि स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि स्वतंत्रता का अगर कहा जाए तो एक अर्थ ये भी है, ये मानते हैं कि अपने स्वार्थ को छोड़ते हुए, कि अपने स्वार्थों को छोड़ते हुए, अब देखिए एग्जामिनेशन के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपने स्वार्थों को छोड़ते हुए पूरे समूह की व्यापक शुभ, ये पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, हालांकि अनफॉर्चुनेटली उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था तो आप लोगों तक पहुंचा नहीं था, तो इसलिए मैं जो है व्यापक शुभ, समूह के व्यापक शुभ, लार्जर गुड, तो इसलिए मैं शॉर्ट में इसको यहां पर फिर से करा दे रहा हूं, लार्जर गुड, GOOD, लार्जर गुड के लिए काम किया जाए। तो यानी कि ये व्यक्तिगत सुख के ऊपर समूह के सुख की अवधारणा को ज्यादा महत्व देते हैं। काम किया जाए। आगे लिखिएगा, ये रूसो बोलते हैं, मैं डिक्टेट करता चल रहा हूं, आप लोग लिखते जाइएगा कि स्वतंत्रता की रूसो की संकल्पना, स्वतंत्रता की रूसो की संकल्पना मनुष्य को समाज के पद सोपानीय और अन्यायपूर्ण असमानता, अन्यायपूर्ण असमानता से मुक्त करती है।
न्यायपूर्ण असमानता से मुक्त करती है। रूसो यह मानते हैं, रूसो के अनुसार रूसो यह मानते हैं कि असमानता क्या है? असमानता स्वतंत्रता के रास्ते में बाधा है, स्वतंत्रता के रास्ते में बाधा मानते हैं। रूसो जो है असमानता को स्वतंत्रता के रास्ते में बाधा मानते हैं। हॉब्स और लॉक की तरह रूसो की विचारधारा थोड़ी सी अलग है। तो यहां पर अगर हम कहें तो हॉब्स और लॉक, इन लोगों की विचारधाराओं पर थोड़ा बहुत क्लास के अंदर लगातार मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो हॉब्स और लॉक की तरह रूसो यह नहीं मानते हैं कि रूसो यह नहीं मानते हैं कि स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है। इन दोनों ही लोगों ने स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार माना है, तो रूसो स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार नहीं मानते। स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है, तो रूसो क्या मानेंगे कि स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार नहीं है। सॉरी, ये छूट गया अधिकार वर्ड, स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता अस्वतंत्रता की अवस्था से मुक्ति है। रूसो क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता अस्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम क्या है? अनफ्रीडम की अवस्था से मुक्ति है। स्वतंत्रता अस्वतंत्रता की स्थिति से मुक्ति है, जो नागरिक और राजनीतिक, लिखिएगा, जो नागरिक और राजनीतिक समाज के उभार के साथ सामने आती है। तो यह मुक्ति कब होती है? यह नागरिक, जो नागरिक और राजनीतिक समाज की उभार के साथ, समाज के उभार के साथ सामने आती है। के साथ सामने आती है। यहां पर ये कहते हैं कि स्वतंत्रता में बाधा या रुकावट का अर्थ है, रूसो कहते हैं कि स्वतंत्रता में बाधा या रुकावट का अर्थ है कि स्वतंत्रता में बाधा या रुकावट का अर्थ है कि व्यक्ति की निम्नतर प्रकृति, कि व्यक्ति की निम्नतर प्रकृति द्वारा पेश की जाने वाली बाधा। व्यक्ति की निम्नतर प्रकृति द्वारा पेश की जाने वाली बाधा को जो है यहां पर ये मानते हैं कि स्वतंत्रता में बाधा क्या है? व्यक्ति की निम्नतर प्रकृति द्वारा पेश की जाने वाली बाधा। क्यों ऐसा ये क्यों मानते हैं? क्योंकि जो निम्नतर प्रकृति होती है ये क्या करती है? ये मनुष्य को, ये जो निम्नतर प्रवृत्ति होती है यह मनुष्य को अच्छी बातों के बारे में सोचने का मौका नहीं देती है। अच्छी बातों के बारे में
सोचने का मौका नहीं देती है। बाधा का एक अर्थ, बाधा का एक अर्थ आगे लिखिएगा, बाधा का एक अर्थ समाज की असमानता भी है। तो अब यहां पर देखिए तो इन्होंने बाधा दो तरह की बताई, एक तो व्यक्ति की अपनी निम्नतर प्रकृति और दूसरी प्रकृति या प्रवृत्ति जो भी आप कहना चाहें, और दूसरी समाज में व्याप्त असमानता है। तो निम्नतर प्रवृत्ति कैसे रोकती है, प्रकृति कैसे रोकती है? आपको अच्छी बातों के बारे में सोचने का मौका नहीं देती है, इस प्रकार से आपको रोक देती है। तो कहते हैं कि फिर जो है अगर ये आपको सोचने के बारे में मौका नहीं दे रही है, आपको रोक दे रही है, तो एक तो ये हो गया कि आपकी जो है स्वतंत्रता में बाधा है, और दूसरे कहते हैं कि समाज में जो असमानता व्याप्त है वो भी इसमें एक बहुत बड़ी जो है मुसीबत के रूप में आपके सामने पेश आएगा। कहते हैं कि वो क्यों मुसीबत बन जाएगा? तो कहते हैं कि इसके पीछे कारण है कि समाज की जो असमानता है वह असमानता कैसे बाधा बनती है। तो कहते हैं कि जो समाज की असमानता है इस पर जो है ये अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि इसके कारण मनुष्य स्वतंत्रता का प्रयोग कर नहीं पाता है। मनुष्य स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाता है। मनुष्य स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से दो बाधाओं की चर्चा हुई, निम्नतर प्रकृति और समाज की असमानता, और दोनों का ये तर्क भी आपको समझाते हैं। ये समझाते हैं कि यह दोनों कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोनों ही बातें आपके सामने रख देते हैं। तो कहते हैं कि सिर्फ कानून का पालन करके ही, अब ये कहते हैं कि फिर कैसे हो पाएगा, स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? इसके जवाब में रूसो कहते हैं कि सिर्फ कानून का पालन करके ही, सिर्फ कानून का पालन करके ही, सिर्फ कानून का पालन करके ही कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से जो है ये कानून के पालन को स्वतंत्रता की जो है अनिवार्य शर्त के रूप में रूसो जोड़ देते हैं। रूसो ये मानते हैं कि पूरे समुदाय की जो कानून होता है, ये ऐसा क्यों मानते हैं कि कानून का पालन करके ही व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है? तो इसके पीछे का जो तर्क है वो तर्क इसका ये है कि कानून जो होता है वह पूरे समुदाय, कानून क्या होता है? कानून पूरे समुदाय की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। ये ऐसा रूसो मानते हैं। ठीक बात है, नोट्स साथ में जो है कवर करते चलिएगा। तो ये कहते हैं कि पूरे समुदाय की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, और कहते हैं कि ऐसे में जब ये, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कानून का पालन करने से, अब एक प्रश्न ये भी मन में उठना चाहिए ना कि कानून का पालन करने से क्या हम जो है अपनी स्वतंत्रता नहीं खो रहे हैं कि हम हर समय जो है कानून बना हुआ है और उसी के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये तो हम कानून के गुलाम हो रहे हैं। तो ये कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इस बात को मानते हैं कि कानून पूरे समुदाय की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, तो फिर हम ये भी मानेंगे कि ऐसे कानून की जो पूरे समुदाय की इच्छा से बनाई गई है, तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति, इससे क्या नतीजा निकलेगा? तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति
कानून का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए अपनी ही इच्छा का पालन करता है। तो इस तरह से जब हम अपनी ही इच्छा का पालन करेंगे तो फिर कानून के सामने बंधक होने का जो है सवाल ही उठता है। एक्चुअली में रूसो इस बात को मानते हैं, ये लिख लीजिए, ये लाइन जो है काम आएगी, कि दरअसल कानून समुदाय के सभी लोगों की मिलीजुली क्षमता और सद्गुण का नतीजा होते हैं। और सद्गुण का नतीजा होते हैं। कोई व्यक्ति कानून का पालन करने वाले, आगे ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति कानून का पालन करने वाले स्वतंत्र लोगों का हिस्सा बनकर ही स्वतंत्र हो सकता है। तो अब एक बार फिर देखिए कि ये क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता है, वह तभी स्वतंत्र हो सकता है कि जब वह सबके साथ मिलजुल करके सामुदायिक या समूह की भावना के अनुसार चले। वह तब स्वतंत्र नहीं हो सकता कि जब वह जो है अकेले अपने आधार पर चलने की जो है बात करे। वो जो पुष्पाराज का डायलॉग है ना कि मैं झुकेगा नहीं, अरे नहीं रे भैया, आप जब तक समाज और समुदाय के साथ तालमेल नहीं बैठाएंगे तो एकला चलो रे, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर का है, वो रूसो से सहमत नहीं होंगे। रूसो रविंद्रनाथ टैगोर आमने सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि टैगोर कहते हैं एकला चलो रे, टैगोर, और रूसो कहेंगे नहीं, आप समाज और समुदाय के साथ मिलकर के चलिए। आगे जो है रूसो अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। रूसो कहते हैं, रूसो मानते हैं कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत दासता से मुक्त होने पर, व्यक्तिगत दासता से मुक्त होने पर ही व्यक्तिगत दासता से मुक्त होने पर ही स्वतंत्र हो सकता है। श्वेता, प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, क्या हाल है? ठीक है।
अभी कैसी तबीयत है तुम्हारी? अभी हाँ, पहले से तो ठीक ही है। आवाज नहीं निकल रही थी, आवाज निकलने लगी। दैट्स गुड। वैक्सीन हुआ था ना तुम्हारा? हाँ, दोनों हुआ था। चलो तब तो ठीक है, तब तो ये एक तरह से अच्छा ही है कि आकर के गुजर जाए। इस बार ओमिक्रॉन के हाँ बारे में मोटी बात ये भी कही जा रही है, कितना सच कितना झूठ भगवान जाने, वो तो बात के रिजल्ट ही बताएंगे, कि होना सबको है। अब की बार ये सबको हो करके रहेगा। तो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हो ही गया, निकल आए तुम। हाँ। चलो बेटा आगे लिखते हैं। लिखने की स्थिति में है तुम? नहीं, अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, बैठने उठने को मना किया ना थोड़ा। हाँ तो फिर किस्सा सुन। ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। जब ठीक हो जाना तब तुम इसको जो है पूरा नोट कर लेना। डन। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? मैं भी इस वीडियो को ऑफ कर दूँ, मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। स्वतंत्र हो सकता है। आगे तो ये कहते हैं कि व्यक्तिगत दासता से मुक्त होने पर ही स्वतंत्र हो सकता है। रूसो कहते हैं कि अब व्यक्तिगत दासता से आप मुक्त कैसे होंगे? तो कहते हैं कि व्यक्तिगत दासता से मुक्त होने के लिए रूसो आगे कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या संस्थाओं पर निर्भर होने की जगह दूसरे व्यक्ति या संस्थाओं पर निर्भर होने की जगह संपूर्ण समुदाय पर निर्भर रहे। यानी कि एकाकी, आंशिक नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से सबका जो है लेकर के चले, तब कहते हैं कि बात पूरी तरह से जमेगी, तब पूरी बात समझ में आएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण ये कहते हैं कि संपूर्ण समुदाय पर निर्भर रहे। संपूर्ण समुदाय, आगे ये कहते हैं कि जो संपूर्ण समुदाय है सभी नागरिकों की संपूर्ण समुदाय सभी नागरिकों की संयुक्त ताकत से सभी व्यक्तियों की वस्तुओं और व्यक्तित्व की रक्षा करता है। यानी कि अब तक आप अकेले लड़ रहे थे, अब क्या हुआ, पूरा समुदाय, पूरा समाज आपके लिए लड़ेगा, की रक्षा करता है। तो इस तरह से अब आप सबके प्रोटेक्शन में आ गए, सब मिलकर के आपकी रक्षा करेंगे। तो ये अब आपके लिए जो है, अब आप ज्यादा फ्री महसूस करेंगे। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि आप इंडिविजुअल हैं, आपके मोहल्ले में तेंदुआ आ गया। अब तेंदुआ आ गया तो आप अपना खेत बचाने के लिए
जो है लाठी लेकर के जा रहे हैं खेत में, अभी आप अकेले हैं, तो आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी और से अपनी प्लान शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आप खतरे में हैं और वहीं पर वहां के रहने वाले 50 घर, 50 घर जो है आपके साथ आकर के खड़े हो जाए, क्योंकि सबका खेत है, तो पूरा समुदाय आपके साथ लड़ने को जब तैयार हो जाए, तो अब क्या होगा कि अब आपके पास जो है सुरक्षात्मक उपाय आपका कई गुना ज्यादा बढ़ गया, 50 गुना ज्यादा बढ़ गया। इसी को कहते हैं कि रूसो कहते हैं कि संपूर्ण समुदाय सभी नागरिकों की संयुक्त ताकत से सभी व्यक्तियों की, वस्तुओं और व्यक्तित्व की रक्षा करता है। संपूर्ण समुदाय से जुड़कर, अब ये जो संपूर्ण समुदाय से जुड़ने का और क्या लाभ मिलेगा, इसको जो है और ये स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण समुदाय एक तो आपकी रक्षा कर रहा है, इसके आगे संपूर्ण समुदाय से जुड़कर व्यक्ति अपनी निम्नतर प्रकृति की की दासता से मुक्त होता है, अपनी निम्नतर प्रकृति की दासता से मुक्त होता है। रूसो लिखते हैं, ये उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है, ये रूसो का कोटेशन है, इसलिए इसको जो है आप लोग जो है इन्वर्टेड कॉमा वगैरह में डाल करके लिखिएगा कि स्वतंत्र लोग कानूनों का पालन करते हैं, स्वतंत्र लोग कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन किसी के सेवक नहीं होते हैं, क्योंकि कानून किसी एक व्यक्ति ने नहीं, संपूर्ण समुदाय ने बनाया है, उसकी अपनी इच्छा से बनी है, लेकिन ये किसी के सेवक नहीं होते हैं। अब यहीं पर फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि अगर आपके दिमाग में, हालांकि अगर मैं उसकी चर्चा करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फ्रांस की क्रांति को जो है आपको दिमाग में रखना होगा, किसी के सेवक नहीं होते हैं। इनके नेता होते हैं। ये राजतंत्र से लोगों को गणतंत्र की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं रूसों, उससे जो क्रांति का मैं महत्व बता रहा हूं, तो वो ये बताते हैं कि तब राजा था और अब नेता होगा गणतंत्र में, राजतंत्र में राजा, गणतंत्र में नेता, लेकिन अंतर कहां से पैदा होगा, तो उस अंतर पर आते कहते हैं कि इनके नेता होते हैं, लेकिन ये नेता मालिक नहीं होते, जैसे कि राजा मालिक होता है, लेकिन ये नेता, ये एक तरह के कोऑर्डिनेटर मानते हैं, लेकिन ये नेता मालिक नहीं होते हैं। ये बड़ी खूबसूरत सी जो है इनकी लाइन है, ये सिर्फ कानूनों का पालन करते हैं। ये जो नेता हैं ये क्या करेंगे, ये सिर्फ कानूनों का पालन करेंगे। अब यहीं पर समझिएगा कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस में हमारे पास भी नेता है, लेकिन नेता मालिक नहीं है। राजा को कानून का पालन करने की जरूरत नहीं थी, राजा कानून से ऊपर था, लेकिन नेता कानून के दायरे में आएगा। तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ कानूनों का पालन करते हैं, यानी इनका जो रोल लिखा गया है सिर्फ उतने को जो है ये निभाएंगे, उससे फटी के बाहर नहीं जाएंगे। कानून की ताकत के कारण ही
कानून की ताकत के कारण ही कोई दूसरा आदमी किसी अन्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए विवश नहीं कर सकता, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए विवश नहीं कर सकता। काम करने के लिए विवश नहीं कर सकते। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर सकते हैं। अब यहां पर रूसो जो कहना चाहते हैं उस बात को जो है समझे जाने की आवश्यकता है। यहां पर क्या करें कि रूसो स्पष्ट रूप से इस बात को मानते हैं कि कानून के पालन के द्वारा ही आजादी हासिल की जा सकती है। कानून के पालन के द्वारा ही आजादी हासिल की जा सकती है। रूसो एक्चुअली में आप यहां पर एक और जो है अच्छा स्टेटमेंट उठाइए तो और क्लियरिटी आएगी कि रूसो क्या बोलते हैं। रूसो द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को मेंशन किया जाता है। रूसो द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो की रचना है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा ही प्रसिद्ध उनका जो है वाक्य है, उस वाक्य को जो है जरा आप मेंशन करिए। और वो क्या है कि आदमी स्वतंत्र जन्म लेता है, आदमी स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन यह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लेकिन यह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये कोटेशन आपको जो है याद रहना चाहिए रूसो का। ये हो सकता है कि ये कभी इससे में भी डायरेक्ट आ जाए कि रूस आदमी स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन यह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये वहां पर भी जो है एज इट इज इस्तेमाल हो सकता है। यहां पर भी जो है यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि आदमी अपनी निम्नतर प्रवृत्तियों के जरिए आदमी जन्म तो लेता है, लेकिन निम्नतर प्रवृत्तियां, समाज की असमानताएं मनुष्य की जो है स्वतंत्रता को बाधित करती हैं। और यह स्वतंत्रता की जो बाधा है वो कैसे समाप्त की जा सकती है, तो कहते हैं कि स्वतंत्रता की बाधा जो है वह सिर्फ एक ही तरीके से समाप्त की जा सकती है, और वह है कि कानूनों का पालन करके। अब यहां पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा किया था, और पिछली क्लासेस की चर्चा अगर आपको याद हो तो वहां पर हम लोगों ने कहा था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। तो स्वतंत्रता के लिए हमने जो है कई सारे एग्जाम्पल लेकर के कि कैरियर की आज़ादी वगैरह को लेकर के हमने चुना था। तो वहां पर हमने जो है 3 मुद्दों पर चर्चा किया था। पहला कि स्वतंत्रता का मतलब है विकल्प की अवधारणा, यानी कि विकल्प की उपस्थिति हो, विकल्प को प्रयोग करने में या चुनने में बाधाओं का अभाव हो, तो एक बाधाओं का अभाव हो, दूसरा विकल्प हो, और तीसरा आप वस्तुतः जो है विकल्प को वास्तविक रूप देने में समर्थ हो। तो समर्थता, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब अगर रूसो के बारे में बात करिए तो रूसो किस चीज में चलते हैं। रूसो जब स्वतंत्रता पर अपनी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं तो रूसो की अवधारणा में विकल्प का जो चयन है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रूसो ये मान करके चलते हैं कि अगर कोई आदमी विकल्प का चयन कर रहा है
कानून के पालन का ही जो है वह उसने जो है विकल्प चुना है, तो ये कहते हैं कि वह हर हाल में सही चयन होगा। तो रूसो की अवधारणा की खास बात क्या है कि विकल्प का चयन जो है हर बार सही चयन हो। इस विकल्प का चयन और सही विकल्प का चयन, इसके बीच में रूसो जो है भेद कर पाने में थोड़ा सा जो है गड़बड़ी कर देते हैं, है ना। तो ये इनकी बहुत बड़ी है। मतलब आप कार चलाना चाहते हैं, कार का एग्जांपल हमने लिया कि हम कार चलाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हम कार चलाना सीखना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कार, मेरे पास कार हो, या चाहे वो किराए की क्यों ना हो। फिर कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कार सिखाने के लिए, कार चलाना सिखाने के लिए तैयार हो। तीसरी ये है कि भाई हमको कोई खाली सड़क मिल जाए और हमें कोई रोके ना। तो ये कहते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में, तो ये कहते हैं कि ठीक है, आप कानून का पालन अगर हर कोई करेगा तो आपके पास असमानता हटा दी गई, तो किसी एक के पास अगर कार होगी तो कार आपके पास भी हो सकती है। तो चलिए ये कार वाली तो दिक्कत दूर हो गई। फिर चूंकि समाज में सभी लोग आपस में सहयोग कर रहे हैं, तो अगर एक व्यक्ति को कार चलाना आती है और आपको नहीं आती तो वो आपको सिखाने के लिए भी तैयार होगा, क्योंकि समुदाय की निर्भरता है। नंबर 3 ये कह रहे हैं कि कानून का पालन होगा तो सड़क जो है खुली भी होगी। आप भी कानून का पालन करिए, कोई और भी कानून का पालन करे, सब कानून का पालन करेंगे तो खुली सड़क भी होनी चाहिए। तो कहे कि ठीक है, ये सारी परिस्थिति हमने मान लिया कि विकल्प का चयन आपने कहा कि होना चाहिए, और हमने मान भी लिया कि साफ विकल्प का चयन है। अब दिक्कत क्या है यहां पर? अब ये मान लीजिए कि आपने जो है गाड़ी चलाने की जो है बारे में बात कही, कार चलाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे समय पर कार चलाना चाहते हैं, दिल्ली में जो है आप जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में कार चलाना चाहते हैं कि जब वहां पर ऑड इवन का फॉर्मूला लग सकता है, प्रदूषण बढ़ सकता है। तो चलिए, सरकार ने नहीं रोका, लेकिन क्या आप केवल जो है बाधाओं के अभाव के कारण आप कार चलाना शुरू कर देंगे? आप ये नहीं सोचेंगे कि इससे प्रदूषण बढ़ता है, और प्रदूषण जो है आपके लिए भी हानिकारक और पूरे समाज के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा विकल्प चुनेंगे? हम ये विकल्प चुन सकते हैं कि हम कार न चला करके हम साइकिल चलाएं। इसलिए वर्तमान स्थिति में इस तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा कि हर हाल में, और ये तब तक जो है आपको साइकिल चलानी चाहिए जब तक कि कार चलाने लायक माहौल दोबारा बन ना जाए। इसकी जगह अगर जो है हम कहें कि वर्तमान स्थिति में इस तरह का बदलाव किया जाए कि यह साइकिल चलाने वाले और पैदल चलने वालों लोगों की जरूरत के अनुसार बन जाए। जैसे कि जगह जगह जो है अखिलेश यादव की जब गवर्नमेंट थी तो साइकिल ट्रैक्स बनाए गए। हालांकि अब उसी साइकिल ट्रैक्स में जो है छोले कुलचे वाले जो है अपना खोमचा लगाने लगे हैं। तो ये कहते हैं कि अगर वो साइकिल ट्रैक्स को भी लेकर के आप चलते हैं तो वहां पर फिर नतीजन आपको दिखता क्या है? कह रहे हैं कि नतीजन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ट्रैक्स हैं, जो साइकिल चलाने वाले ट्रैक्स हैं, वहां पर जो है दिक्कत क्या हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए कि जिसमें लोग कार छोड़ करके जो है साइकिल चलाना सीखें, क्योंकि अब जो है कार का भी विकल्प आपके पास है और आपके पास साइकिल चलाने का भी विकल्प है। तो दोनों विकल्प में से आप कोई चुन लीजिए। तो ये कहते हैं कि अब जो है आप साइकिल चलाना सीखिए। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कार चलाने में से और साइकिल चलाने में साइकिल चलाने का जो विकल्प है वो ज्यादा बेहतर विकल्प है, और इस तरह से प्रदूषण की मात्रा कम होगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, और इसकी वजह से लोगों के व्यापक हित की रक्षा भी होगी। अगर यहीं पर बात किया जाए तो बहुत सारे विचारक इस बात को भी मान करके चलते हैं कि स्वतंत्रता, अच्छा आप ही सोचिए कि कोई आदमी बंधा हुआ है, और बंधा हुआ है स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। आपने उसे आजादी दे दी, वह खुश हो जाएगा। तो जिसको हम जितनी आजादी देते हैं उसका मतलब कि उतनी खुशी होती है। और उपयोगितावादी यही मानते हैं, जो उपयोगितावादी विचारक हैं, रूसो हालांकि उपयोगितावादी विचारक नहीं है, जैसे मिल्स हो गए, बेंथम हो गए, सिज्विक हो गए, ये लोग उपयोगितावादी विचारक है। तो उपयोगितावादी विचारक क्या मानेगा?
वो ये मानेगा कि आजादी और खुशी, स्वतंत्रता और सुख आपस में जुड़े हुए प्रत्यय हैं। स्वतंत्रता और सुख जो है आपस में करीबी का रिश्ता रखते हैं। अगर हमने ये मान लिया कि स्वतंत्रता और सुख आपस में जो है करीबी का रिश्ता रखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता हासिल करने का मतलब है कि हम सुखी होना चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। और बेंथम जो है इसी बात को जो है ज्यादा जोर देते हैं। बेंथम एक उपयोगितावादी सुखवादी विचारक हैं। उपयोगितावादी और सुखवादी विचारक हम किसे कहते हैं? उपयोगितावादी या सुखवादी विचारक के अनुसार जो है ये मतलब होता है कि जो चीजें हमें जितना ज्यादा सुख देने में उपयोगी होंगी वह चीजें उतनी अच्छी होंगी। तो चूंकि स्वतंत्रता, उपयोगितावाद का मतलब क्या है? उपयोगितावाद एक राजनीतिक दर्शन है, ये आपको समझना चाहिए। उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, लिटेरियनिज्म। आज सुबह से ही लगातार क्लास ले रहा हूं तो थोड़ा हाथ वाथ अब लिखते लिखते दर्द करने लगा है। उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, ये वस्तुतः सुखवाद की ही एक ब्रांच है। उपयोगितावाद सुखवाद की एक शाखा है। सुखवाद क्या मानता है? सुखवाद के अनुसार जो चीजें हमें सुख दें, हमें सुख दे। कई बार लोग व्यक्तिगत रूप से मानते हैं तो कुछ लोग सामाजिक रूप से मानते हैं कि जितने ज्यादा को सुख दे, तो जो चीजें हमें सुख दे वह शुभ है। शुभ होने का मतलब वांछनीय, वही चीजें चाहिए, तो वह शुभ है। उपयोगितावाद इस बात को बढ़ावा देता है। उपयोगितावाद कहता है कि सुख प्राप्त करने में, उपयोगितावाद कैसे कहता है कि सुख प्राप्त करने में जो चीजें सहायक हैं, सुख प्राप्त करने में जो चीजें सहायक हैं, यह उपयोगितावाद को समझिएगा कि सुख प्राप्त करने में जो चीजें सहायक हैं या उपयोगी हैं वही शुभ है। ये इनकी अवधारणा है। इसमें उपयोगितावाद के जो है प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? बेंथम है, सिजविक है, मिल है। ये कौन से लोग हैं? ये सुखवादी उपयोगितावादी हैं या उपयोगितावादी हैं। अब अगर इसी अवधारणा को लेकर के चलें तो उपयोगितावादी, या हम इसको एक नई हेडिंग बना सकते हैं, स्वतंत्रता की उपयोगितावादी अवधारणा, ये क्या है? पर इस पर 2 मिनट के बाद अभी हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं।
हाँ हेलो, क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। 10 साढ़े 10 तक। अरे यार बाद में बात करूंगा, तुम अभी सारा डिटेल होगी। सॉरी थोड़ा लंबा ही ब्रेक हो गया ये, बट जरूरत थी, काफी थक गया हूं। तो ये स्वतंत्रता की उपयोगितावादी अवधारणा पर लें तो ये क्या मानते हैं, इनके हिसाब से स्वतंत्रता और सुख, स्वतंत्रता और सुख के मध्य गहरा संबंध है। ये गहरा संबंध का मतलब सकारात्मक रूप से है ना। ये भी हो सकता है कि इस संबंध जो है दुश्मनी का हो, तो नहीं, ये दोस्ती वाला संबंध है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यहां पर इनके हिसाब से स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा, इनका स्वतंत्रता का अर्थ है कि सुख की प्राप्ति और दुख से मुक्ति, सुख की प्राप्ति और दुख से मुक्ति, ये उपयोगितावादी। अभी ये हम लोगों ने देखा था कि इनके हिसाब से उपयोगितावादी सुख पर जो है ज्यादा वो करते हैं, तो इनके लिए स्वतंत्रता भी सुख प्राप्ति का रास्ता है, इसलिए उपयोगितावादी स्वतंत्रता को आवश्यक और अनिवार्य मानते हैं। बेंथम का नाम जो है यहां पर मेंशन करना चाहिए अगर हम जो है उपयोगितावाद पर बात कर रहे हैं, कि बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता को उपयोगितावादी नजरिए से परखा जाना चाहिए। उपयोगितावादी नजरिए से परखा जाना चाहिए। ये हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ये हर चीज को जो है ये देखना चाहते हैं कि वो कितना उपयोगी है या नहीं है, तो कहते हैं उसी इसके लिए। अच्छा, बेंथम जो है, बेंथम का जो उपयोगितावादी विचार है, यहां पर एक और लिख लीजिए, बेंथम का उपयोगितावादी विचार अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख पर आधारित है। अब देखिए, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने यह बात किया था कि जैसे हॉब्स हैं, तो हॉब्स का जो सुख है वह व्यक्तिगत सुख है, मुझे मजा मिलता है तो बढ़िया है, दुनिया जाए भाड़ में, है ना, तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये हॉब्स हैं। लेकिन हॉब्स के बाद जब बेंथम आते हैं तो कहते हैं नहीं, इस तरह से एक एक आदमी अपने अपने सुख के पीछे भागेगा तो किसी का सुख नहीं मिलेगा। तो बेंथम कहते हैं कि एक व्यक्ति के सुख के मुकाबले 100 व्यक्ति का सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 100 व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा सुख भी नहीं, उनका भी अधिकतम सुख। तो अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख ही जो है ये बेंथम का जो है, आप कह लीजिए कि बेंथम के माथे पे चिपका सकते हैं, अगर बेंथम मिल जाए तो उनके माथे पे लिख दीजिए कि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख। ये लाइन जब भी कभी भी इस्तेमाल होगी तो बेंथम इसी लिहाज से जाने जाएंगे। तो बेंथम कहते हैं कि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख जो है
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या हुआ श्वेता? तो ये कहता है कि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख, लेकिन इस विचार के सामने भी समस्या है। बेंथम के कोई नहीं श्वेता, चलेगा, तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारे अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो। बेंथम के अनुसार, या हम सीधे सीधे लिखें कि बेंथम के अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख समस्या परक है। क्या समस्या परक है? इसमें दिक्कत यह है कि इसमें आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कि बलात्कारी या हत्यारे की खुशी हत्यारे की खुशी भी जायज ठहराया जा सकता है। जैसे कोई समाज है, उस समाज में अगर सभी लोग जो है वहां पर जो है महिलाओं की संख्या कम हो जाए और पुरुष जो है वह महिलाओं का बलात्कार करने लगे और उनको मार करके फेंकने लगे और महिलाओं की संख्या कम रहे, तो क्या बलात्कार में खुशी पाने वाले लोगों का जो बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनका जो है चूंकि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख है इसलिए सही है? तो कहते कि नहीं, ये यहां पर गलत हो जाएगा। आप इसको जो है इस तरह से समझिए कि खुशी को गुणात्मक, हालांकि बेंथम बाद में जो है इस बात को जो है स्पष्ट करते हैं कि वह गुणात्मक सुख और मात्रात्मक सुख में अंतर करते हैं, लेकिन इसकी जो है उन्होंने कोई बहुत स्पष्ट अवधारणा देने में वो असफल रह गए। और किसी को किताब पढ़ने में जो सुख मिलता है और किसी को थप्पड़ मार करके किसी को जो सुख मिलता है, वो दोनों सुखों में कोई अंतर नहीं करते हैं। तो जो बेंथम का उपयोगितावादी विचार है वह सुख की अवधारणा पर है और सुख के साथ समस्या है कि उसको मापा नहीं जा सकता। इसलिए जो स्वतंत्रता की उपयोगितावादी अवधारणा है, स्वतंत्रता की उपयोगितावादी अवधारणा को नकारने के तर्क, अगर हम इस पॉइंट को ले लें कि हम क्यों नहीं उसको स्वीकार कर सकते उपयोगितावादी अवधारणा को, तो मेनली इसके लिए 4 तर्क दिए जाते हैं। इस अवधारणा को नकार देने के लिए 4 तर्क दिए जाते हैं। वह 4 तर्क कौन सा है? पहला, आप लिख सकते हैं, ये काम आएगा। पहला, आजादी की इस तरह की समझ में आजादी की इस तरह की समझ में
आजादी की इस तरह की समझ में किसी तरह की नैतिक जिम्मेदारी की भावना नहीं जुड़ी है। किसी तरह की नैतिक जिम्मेदारी की भावना नहीं जुड़ी है। क्यों? मान लीजिए कि कोई ड्रग्स लेने वाला आदमी है, तो ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति इसमें कह सकते हैं कि ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति असामाजिक गतिविधियां कर सकता है, असामाजिक गतिविधियां कर सकता है। श्वेता, मुझे लगता है कि बेटा तुम्हें मोबाइल वगैरह बंद करके लेट जाना चाहिए। ये कई बार इस तरह से आवाज वगैरह आना भी जो है ना इरिटेशन पैदा करता है। तो तुम अभी 2-4 दिनों तक कंप्लीट रेस्ट कर लो, ताकि जो है उसके बाद पूरी ऊर्जा के साथ तुम लड़ सको। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लालच तुम्हें ज्यादा नुकसान कर जाए। हमें लगा कि मतलब सुन ही ली। देखो, अगर तुम्हें किसी तरह का इरिटेशन ना पैदा कर रहा हो, क्योंकि अगर तबीयत खराब होती है तो कई बार इस तरह की आवाज भी इरिटेशन पैदा करती है। तो जैसे तुम्हारी तबीयत तुमको इजाजत दे वैसा करना है ना। नहीं मतलब ठीक तो नहीं है, बट लेकिन ये मेरी क्लासेस बहुत छूट गई है ना, 5-6-7 क्लासेस हो गई हैं। तो जब तबीयत सही हो जाए तब इसको पूरी तरह से, क्योंकि बैठ करके नोट्स भी तो बनाने होंगे ना, इतना डिटेल नोट्स कहीं मिलेगा नहीं। जी तो तुम्हें नोट्स बनाने होंगे तब इकट्ठा बैठ करके सुन लेना। ठीक है। ठीक है। हाँ सर, अभी प्रणाम आराम सर। करो, प्रणाम। तो कहते हैं यहां पर कि व्यक्ति असामाजिक गतिविधियां कर सकता है, इससे बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरह से यह नुकसान सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस प्रकार यह नुकसान सिद्धांत, पीछे क्लास में चर्चा किया गया है नुकसान सिद्धांत का, मोटे तौर पर कि मेरा सुख दूसरों के लिए नुकसान क्रिएट नहीं करना चाहिए, मेरी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पैदा करनी चाहिए, हार्म प्रिंसिपल। इस प्रकार यह नुकसान सिद्धांत का उल्लंघन करता है। नुकसान सिद्धांत एक बार फिर से क्लियर रहे कि मेरा स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति वही जो ड्रग्स वाला है, ड्रग एडिक्ट जो है ड्रग्स वाला, की खुशी
कई व्यक्तियों की परेशानी का कारण बन सकती है। कई व्यक्तियों की परेशानी का कारण बन सकती है और इसकी वजह से इससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के उपयोगितावादी सिद्धांत का उल्लंघन होता है। का उल्लंघन होता है। ये बिल्कुल क्लियर रहे। एक और तर्क इस संदर्भ में आप दे सकते हैं और वो क्या है कि स्वतंत्रता की उपयोगितावादी अवधारणा कि स्वतंत्रता की उपयोगितावादी अवधारणा क्या कर रही है? ये स्वतंत्रता के हाब्सवादी अवधारणा से स्वतंत्रता की हाब्सवादी अवधारणा से काफी मिलती जुलती है, काफी मिलती है। अब इस लाइन से आपको ये निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि जो आरोप और आक्षेप हॉब्स के ऊपर लगते हैं वो सारे के सारे यहां पर भी सही बैठ जाएंगे। और वो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया भी है, आप जाकर के देखिएगा 17वीं क्लास जो है इस सीरीज की उसमें मिलेगी, तो वो वहां पर भी जाकर के सही बैठेगा। तो स्वतंत्रता की उपयोगितावादी अवधारणा जो है वो स्वतंत्रता की हॉब्सवादी अवधारणा से काफी मिलती जुलती है। तो एक ये बात वहां पर भी हमेशा लागू होगा। लेकिन हॉब्स ने आजादी की जो है एक और बात थी कि सिर्फ एकमात्र कसौटी तय की थी और वो है सुरक्षा की कसौटी, स्वार्थ की कसौटी। उपयोगितावाद थोड़ा सा आगे जाता है कि वह सिर्फ अपनी जो है स्वार्थ नहीं औरों के स्वार्थ की भी चिंता करता है, लेकिन ये सबके स्वार्थ की चिंता नहीं करता, यह अधिकतम के स्वार्थ की चिंता करता है। इसलिए इस पर जो है वो खतरा मंडराता रहेगा। दूसरा, अगर ड्रग्स वाले पर ही एक बार मैं फिर से विचार करूं तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि ड्रग्स लेने वाला ड्रग्स के समय में तो सुखी हो जाएगा, तो निकटतम सुख तो उसे मिल जाएगा, लेकिन उसका दूरगामी जो परिणाम है वह जो है उसको जो है भुगतना होगा। तो क्या हम तुरंत के सुख के लिए दूरगामी परिणामों को भूल जाएं? ये भी यहां पर बना रहेगा। तो स्वतंत्रता के बारे में जो है इस तरह की बहुत सारी अवधारणाएं जो है आई, जिनमें उपयोगितावादी अवधारणा भी रही, और उपयोगितावादी जो अवधारणा शुरुआत में जो बेंथम की अवधारणा है हम केवल उसी को जो है अभी टारगेट किए। लेकिन बेंथम की अवधारणा जो है पर जब चुनौती पेश की गई तो बेंथम के ही, जर्मी बेंथम इनका पूरा नाम था, तो इनके शिष्य जो हुए वह जेएस मिल्स हुए और जेएस मिल्स ने जो है इस पर जवाब देने की कोशिश की। तो हम लोग अब पढ़ेंगे, याद रखिएगा जेएस मिल्स जो है, जेएस मिल ये बेंथम के शिष्य हैं। जेएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा,
तो बेंथम में जो दोष था उस दोष को दूर करके मिल जो है सामने लेकर के आते हैं। मिल भी पूरी तरह से उपयोगितावादी विचारक हैं। इनकी जो बुक है, उनकी बुक है ऑन लिबर्टी। इस संदर्भ में कई बुक हैं, लेकिन यहां पर हमारे मतलब की जो है वह कौन सी है, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी, तो ये बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है इनकी, इस पर जो है हम लोगों को देखना होगा। और जेएस मिल्स बार बार हो जा रहे हैं, तो जेएस मिल जो है वो इसी चीज को जो है लेकर के आते हैं। और जेएस मिल क्या कहते हैं? जेएस मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा जो जेएस मिल प्रस्तुत करते हैं उसमें कहते हैं कि समाज और राज्य की तो कहते हैं कि समाज और राज्य के सामूहिक फैसलों के द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के विचारों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये इस तरह से कहते हैं कि समाज और राज्य के जो सामूहिक फैसले हैं उसके द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों का दमन आप मत करिए। यानी कि अब ये जो रूसो के विचार थे उन विचारों से ये थोड़ा सा जो है अपनी गाड़ी मोड़ करके वापस उस दिशा में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस दिशा से रूसो आगे बढ़ करके गए थे। रूसो व्यक्ति से समाज की तरफ जाते हैं, मिल समाज से फिर थोड़ा जो है व्यक्ति की तरफ आते हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से व्यक्तिवादी हो जाते हैं मिल? इस पर जो है हमको विचार करना चाहिए। मिल की जो है वो तर्क देते हैं कि एक प्रगतिशील प्राणी के रूप में हम इसको ऐसे लाइन बना लें कि उपयोगिता एक प्रगतिशील प्राणी के रूप में उपयोगिता एक प्रगतिशील प्राणी के रूप में मनुष्य के स्थायी हित में मनुष्य के स्थायी हित में निहित होती है। तो यहां पर उपयोगिता को क्या बोला कि प्रगतिशील प्राणी के रूप में मनुष्य के स्थायी हित में यह निहित होती है। और इसीलिए जो है वह व्यक्तिवाद की जो है सुरक्षा करते हुए मिल यहां तक कहे जाते हैं कि अपने जो है ऑन लिबर्टी में कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। अब देखिए ये बार बार व्यक्ति पर जोर दे रहे हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। ये कभी भी मत भूलिएगा कि जेएस मिल उपयोगितावादी दार्शनिक है। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा
ये थोड़ा सा लाइन और बदलेंगे, स्वतंत्रता की राज्य और समाज के हस्तक्षेप से, ये ऊपर वाली ही लाइन का जो है शॉर्ट फॉर्म है, राज्य और समाज के हस्तक्षेप से रक्षा की जानी चाहिए। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को यह राज्य और समाज से भी ऊपर ले जा रहे हैं। और इस मामले में अगर कहा जाए तो मिल बेंथम के बातों में जो कमी रह गई थी उसको दूर करके उनके उपयोगितावादी विचार को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मिल का मानना था कि, आगे लिखिएगा, मिल का मानना था कि सुख की समुचित संकल्पना में सुख की समुचित संकल्पना में समुचित संकल्पना में वैयक्तिकता के रूप में आजादी स्वतंत्रता सम्मिलित है। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये बहुत अधिक महत्व देते हैं। मिल मानते हैं कि आजादी होने पर ही किसी व्यक्ति की, ये मानते हैं कि स्वतंत्रता होने पर ही किसी व्यक्ति के आत्मा का विकास हो सकता है, किसी व्यक्ति के आत्मा का विकास हो सकता है। किसी व्यक्ति के आत्मा का विकास हो सकता है। मिल के अनुसार, आगे लिखिएगा, मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अन्य से जितना अधिक अलग होगा, अन्य से जितना ज्यादा अलग होगा, जितना ज्यादा अलग होगा उतना ही वह उपयोगी होगा, उतना ही वह उपयोगी होगा। ये मानते हैं कि वस्तुतः, और ये देखिए आज की भी तारीख में से ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो ये कहते हैं कि लोगों के विचारों में, ये हमेशा रख लीजिएगा, ये जहां पर विविधता पर कुछ लिखने को आएगा वहां पर भी आप जो है, जैसे कि विविधता हमारे देश में किस तरह से इसको समृद्ध बनाती है, तो वहां पर आप ये लिख सकते हैं कि मिल भी इस बात को मानते हैं और अपनी बुक ऑन लिबर्टी में इस चीज का जिक्र करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य से जितना ज्यादा अलग होगा उतना ही उपयोगी होगा। वस्तुतः लोगों के विचारों में विभिन्नता लोगों के विचारों में विभिन्नता के कारण समाज में प्रगति होती है। कारण समाज में प्रगति होती है। मिल अब यहीं पर कैसे अलग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप जरूर जो है
शामिल करेगा, कई जगहों पर यह काम आ सकता है। ठीक है ना, ये सारी बातें जो है नीति शास्त्र जो आपका पेपर है वहां पर भी काम आएगा। आगे लिखते हैं कि मिलने उपयोगितावाद में उपयोगितावाद में दो नए आयाम जोड़े। दो नए आयाम जोड़े। क्या दो ये नए आयाम जोड़े, इसको जरा आप देखिए। नंबर 1, उपयोगिता के सिद्धांत को लागू करते समय उपयोगिता के सिद्धांत को लागू करते समय खुशी या आनंद की मात्रा, हम लोग सुख शब्द लिख रहे हैं, सुख या आनंद की मात्रा और गुणवत्ता